हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल बटन। चलिए, आज हम करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था और आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हमने इसके साथ पूरा स्ट्रक्चर तो हमने पहले कवर कर लिया था कि कैसे कैसे हमारे देश को आज़ादी मिली, कैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है और 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देश में लागू भी हो गया है। इसके अलावा जो भी फीचर्स जो इस पूरी स्टोरी में कवर नहीं हुई है उसको हम अलग से देखेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये। तो फर्स्ट फीचर बोल रहा है इसके अदर जो भी परफॉर्मेंस है उसमें कि 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टोटल जो टाइम लगता है वो है 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, इतना टाइम लगता है। और इस टाइम में टोटल 11 बैठकें। 11 बैठक का मतलब ये नहीं है कि 11 बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केवल बैठी है, 11 सेशन हुए उसके, ठीक है। यानी कि एक बार बैठक चालू होती थी तो वो कुछ दिन तक चलता था, फिर बैठक को ख़त्म किया जाता था, फिर दूसरा सेशन चालू होता था। तो इस तरह से कुल मिलाकर 11 बैठकें होती हैं और इतना टाइम लगता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। नेक्स्ट फीचर है इसका, संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। अब देखिए, यहाँ पर आपको समझना है, इससे मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सोचा कि भाई अब हम सोच कर पूरे देश के लिए कानून बनाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमने कानून बना तो दिया लेकिन जब हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो ढंग से एग्जीक्यूट ना हो पाए देश में। तो इसीलिए जब हमारे देश का संविधान बन रहा था उस समय लगभग विश्व के 60 देश ऐसे थे या उससे ज़्यादा जिनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। तो हमने उन सभी देशों के संविधान को पढ़ा और पढ़कर वहां से हमें जो जो अच्छी चीजें लगी वो हमने अपने देश के हिसाब से, देखिए, कॉन्सेप्ट उठाया है वहां से, उसके अंदर के प्रोविजन हमने अपने हिसाब से रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताऊंगी फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। तो ये फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है। DPSP, नीति निदेशक तत्व, वो भी हम आगे देखेंगे, वो कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड से। तो इस तरह से जिस जिस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से जो जो प्रोविजन हमें अच्छे लगे वहाँ से वो हमने उठा के यहाँ पर उसको उससे संबंधित कानून बनाए हैं। तो वही बात है यहाँ पर कि लगभग 60 देशों का हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था और इस पूरे प्रोसीजर में, यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका बन रहा है, लगभग 64 लाख यानी कि 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। तो ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस एक जनरल नॉलेज के लिए आपने एक बार देख लिया कि क्या प्रोसीजर हुआ था उस समय। आगे बढ़ते हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 15 अगस्त 1947 को आपको मिलने वाली है आज़ादी, यानी 15 अगस्त 1947 को आप आज़ाद होने वाले हैं। तो आज़ादी पे आपको अपना फ्लैग तो होगा ना, आपका नेशनल फ्लैग होना चाहिए जो जिसे आप लहराएंगे। तो इसीलिए इसके थोड़े दिन पहले ही हमने 22 जुलाई 1947 को अपना नेशनल फ्लैग जो है वो अपना लिया। और वो नेशनल फ्लैग कौन सा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम। मई 1949 में कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल की भारत ने सदस्यता ली। देखिए, कॉमनवेल्थ क्या है? तो राष्ट्रमंडल ब्रिटेन के औपनिवेशिक देशों का एक समूह है। यानी ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश थे, जब वो उसे आज़ादी दे रहा था तो उसका एक उसने ग्रुप बना लिया था, कॉमनवेल्थ बोला गया जिसे, और ब्रिटेन जो था वो उसका हेड था। तो ये जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ था इसकी भारत ने भी सदस्यता ली थी मई 1949 में। और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि ब्रिटेन के हम अधीन हो गए या ब्रिटेन हमारा हेड बन गया। तो जैसे आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अलग अलग कंट्री या कुछ लोग हेड होते हैं, वैसा ही आपका कॉमनवेल्थ भी था। और हमने इसकी मेंबरशिप लेते हुए बिल्कुल क्लियर बोल दिया था कि कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप से हमारी सोवरेनिटी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसकी मेंबरशिप भी खुद ले रहे हैं और जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन इसकी मेंबरशिप त्याग सकते हैं। जस्ट हम ब्रिटिश को इस कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड के रूप में देखते हैं, ना कि इंडिया के। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इससे हमारी सोवरेनिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये फैक्ट ध्यान रखना है कि मई 1949 में हमने कॉमनवेल्थ कंट्री की कॉमनवेल्थ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी मेंबरशिप ली थी। सेम यहाँ ये चीज़ है इंग्लिश में, इसको यहाँ से देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट फीचर में क्या बोल रहा है? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, राष्ट्रीय ध्वज नहीं आएगा, ये आप लोग करेक्ट कर लेंगे।
राष्ट्रीय गीत, इसको ज़रूर आप लोग ठीक कर लेंगे। 24 जनवरी 1950 को हमने अपना नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम जो है उसको अपनाया था। कौन सा हमारा नेशनल एंथम है इंडिया का और कौन सा हमारा नेशनल सॉन्ग है, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। तो 24 जनवरी 1950 को हमने अपना नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जो है अडॉप्ट कर लिया था। ये देखिए, ये डेट क्या है, 26 जनवरी को आपका संविधान लागू होगा देश में, उसके जस्ट 2 दिन पहले ये सारी एक्टिविटीज़ की जा रही है। नेक्स्ट फीचर है आपका 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो देखिए 26 जनवरी को आपके देश का संविधान लागू होगा, तो हमारे देश का जो हेड ऑफ स्टेट है, जिसको बोलते हैं देश का सर्वोच्च पद, वो है हमारे देश का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट खाली नहीं रह सकती थी, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हम लागू करें उसके 2 दिन पहले ही हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया। ठीक है, इसके देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट का वैसा इलेक्शन नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, वो इलेक्शन आगे होगा। जस्ट ये है कि जो संविधान सभा के मेंबर्स थे उन्होंने आपसी सहमति से राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया। और प्रधानमंत्री हमारे तभी बन गए थे जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त को जो हमारे उस समय के वॉइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई थी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर होकर चलना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। संविधान पे सिग्नेचर हो चुके हैं 26 नवंबर 1949 को, लेकिन अभी भी असेंबली काम कर रही है। जो इसका लास्ट सिटिंग होता है वो होता है 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू होगा उसके 2 दिन पहले, और उस दिन ये असेंबली की बैठक लास्ट होती है। उसके बाद असेंबली ख़त्म हो जाती है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में उसका काम आगे बंद हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कब थी, ये बनी थी 1946 में, और कब तक काम करती है 24 जनवरी 1950 तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये हमारे देश की पार्लियामेंट के रूप में भी काम करती है। कब से? जब से हमें आज़ादी मिलती है 15 अगस्त 1947 के बाद। तो इसका ये वाला काम तो ख़त्म हो गया था क्योंकि देश का संविधान बन चुका है, तो अब ये संविधान सभा के रूप में काम नहीं करेगी। लेकिन अभी तक हमारे देश की पार्लियामेंट नहीं बनी है, हमारे देश की संसद नहीं हुए, संसद के चुनाव नहीं हुए, तो इसका जो दूसरा वाला काम था एज अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वो काम इसका चलता रहा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि 1951-52 के जो इलेक्शन हो रहे थे वो इलेक्शन नहीं हो जाते। वो इलेक्शन होने के बाद जब पार्लियामेंट बन जाएगी तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट के रूप में काम करना बंद कर देगी। वही बात यहाँ लिखी गई है कि संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद तक अंतरिम संसद के रूप में काम किया। सभी के समझ में आ गई? तो यहाँ पर इसका ये काम तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला काम जो है चलता रहेगा। कब तक? जब तक आपका जनरल इलेक्शन जो है लोकसभा के वो नहीं हो जाते। ठीक है, सेम इंग्लिश में लिखा है, और आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइए। यहाँ पर मैं बुक का डायरेक्ट PDF नहीं बनाती हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें हैं वो आप लोग पढ़ेंगे, सेम आपका टाइम जाएगा, इसीलिए मैं इसके शॉर्ट नोट्स बनाकर आपको देती हूँ। तो ये चीज़ आप लोग डाउनलोड कर लें या तो फिर इसके हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं, उससे आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा रिविज़न करने में। नेक्स्ट देखिए इसका फीचर क्या है, संविधान सभा की समितियाँ। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे मेंबर्स थे। सभी मेंबर्स एक ही चीज़ पर काम नहीं करते थे, बल्कि कुछ कुछ मेंबर्स की कमेटी बनाई जाती थी। जैसे कि आपके 4-5 मेंबर की एक कमेटी बना दी, इसको कोई एक काम सौंप दिया, फिर दूसरी कमेटी उसको एक काम सौंप दिया। अब वो कमेटी प्रॉपर उसी चीज़ पर पूरा का पूरा रिसर्च करके कानून बनाती थी और फिर वो असेंबली के सामने पेश करती थी और उसको फिर फाइनल किया जाता था कि ये कानून ठीक है या नहीं है, या इसमें कुछ बदलाव करने हैं। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारी कमेटी थी, जिसमें से 8 बड़ी समितियां थीं और कई सारी छोटी समितियों का गठन किया गया था। तो ये जो 8 आपकी मेजर कमेटी है ये हम देखेंगे, और जो बाकी छोटी कमेटी है जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और ये बड़ी समितियाँ कौन कौन सी इसको हम देख लेंगे। पहला है आपका संघ शक्ति समिति,
दूसरा संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। तो ये 3 कमेटी बनाई थी। संघ शक्ति समिति का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन देश के फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ था, संघीय संविधान भी उससे ही कुछ रिलेटेड है, और राज्यों के लिए समिति, स्टेट्स के लिए कुछ अलग से प्रोविज़न के लिए कमेटी बनाई गई थी। ये 3 कमेटियाँ अलग अलग हैं, लेकिन इन तीनों कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन हुए थे? जवाहरलाल नेहरू। तो बुक में ये अलग अलग लिखा हुआ है, इसको मैंने साथ में लिख दिया ताकि आप याद कर पाएँ कि संघ शक्ति, संघीय संविधान और राज्यों के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके जो हेड थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आपकी कमेटी 2 कौन कौन सी है? प्रांतीय संविधान समिति। तो देखिए उस समय जो भी जितने भी प्रांत थे देश में उसके लिए कमेटी बनाई गई थी कि कैसे उसको मिलाना है, ये सब चीज़ें, और मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट थे उससे रिलेटेड कमेटी। उसमें आपका माइनॉरिटी जो भी आपके ट्राइबल्स थे या और कुछ क्षेत्र थे उनके लिए भी कमेटी बनाई गई थी, वो भी इसी में इंक्लूड थी। तो ये सेपरेट नहीं है, ये इसी से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दोनों सेपरेट कमेटी हैं, एक आपका मौलिक अधिकार से और दूसरा प्रांतीय संविधान समिति। प्रांत का मतलब है जो भी उस समय के प्रोविंस थे उससे रिलेटेड। तो इस दोनों ही कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे आप लोग पढ़ेंगे भी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे सभी प्रांतों को जोड़ा, जो भी रियासतें थी उनको कैसे जोड़ा, तो वो इसी से रिलेटेड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 कमेटी, यहाँ पे 2, 5 हो चुके हैं टोटल। नेक्स्ट है प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी। इसके बारे में पहले हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी ड्राफ्ट कमेटी जिसके टोटल 7 मेंबर्स थे, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और लास्ट है आपके 2 प्रक्रिया, नियम और संचालन समिति, है ना। तो ये जो 2 कमेटी है इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो टोटल आपकी ये 8 कमेटी हो गई। इनके बारे में और कुछ भी नहीं जानना है आपको, जस्ट कमेटी का नाम और जो उसके अध्यक्ष हैं उसका नाम आपको याद करना है। ये इंग्लिश में है, यहाँ से ये इंग्लिश में देख लेंगे आप। अब है छोटी समितियाँ। कई सारी छोटी छोटी कमेटी भी बनी हुई थी, बहुत सारे हैं, इतने आपको नहीं याद करना है। कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। वित्त एवं कर्मचारी समिति यानी फाइनेंस और जो भी वर्कर्स थे उनसे रिलेटेड कमेटी बनाई गई थी, वो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के KM मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ एडहॉक कमेटी। देखिए एडहॉक कमेटी आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कमेटी जो परमानेंट नहीं होते, जिसको किसी स्पेशल प्रोविज़न के लिए बनाकर फिर उस काम के होते ही ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही आपका राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित एक टेम्पररी कमेटी बनाई गई थी, एडहॉक कमेटी। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भाषाई प्रांतीय आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर पूरा भी हम आगे डिस्कस करेंगे, एक लेक्चर होगा पूरा। तो ये जो भाषाई प्रांतीय आयोग है इसके अध्यक्ष थे आपके SK धर। क्या है कमीशन, ये हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति। तो वो जो हमारी ड्राफ्ट कमेटी बनाई थी 7 मेंबर्स वाली, उसकी जांच के लिए एक और कमेटी बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और लास्ट हमने छोटी समिति जो देखी है वो है नागरिकता, सिटीजनशिप और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। ये भी एक एडहॉक कमेटी बनाई जाती है और इन दोनों ही कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं वर्दाचारी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बड़ी और छोटी कमेटी हो गई है, इसको आप लोग रटना है, रटने वाला काम है, यहाँ पे समझने का कुछ नहीं है, तो यहाँ पे रटना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने माइनॉरिटी लिख दिया, माइनॉरिटी नहीं है, ये माइनर कमेटी है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे, माइनर कमेटीज़। लास्ट फीचर है हमारा संविधान सभा की आलोचना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कई लोगों ने बुरी बातें भी बोली हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है कि संविधान सभा की कैसे आलोचना की गई। तो फर्स्ट जो इसका फीचर है वो बोल रहा है कि यह एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बोला गया था कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का क्या मतलब है कि इसमें जो भी लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुनकर नहीं आए थे, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनडायरेक्ट इलेक्शन या फिर नॉमिनेट होकर मेंबर्स गए थे। तो कुछ लोगों का कहना था कि भाई यहाँ पर तो आम लोगों ने वोट ही नहीं डाला, आम लोगों ने अपनी पसंद से किसी को भेजा ही नहीं, तो आप आम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं हो, जो कि हमारे देश का संविधान बना रहे हैं। तो ये एक इसके बारे में नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन हम इसका पॉजिटिव ये बोलेंगे कि बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, क्योंकि उस समय
आम लोगों को खुद भी इतनी ज़्यादा देश में साक्षरता नहीं थी, वोट का इतना सिस्टम नहीं था, तो उन चीज़ों को अगर लागू किया भी जाता, अगर आप आम लोगों को भी बोलते वोट डालने के लिए, तो जो आम लोगों के महत्वपूर्ण नेता थे वही तो जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ रहे हैं, तो अगर इलेक्शन भी होते तो उन्हीं लोगों को वो भी चुनते। तो ये बिल्कुल ही इनवैलिड सा है पॉइंट। अगला बोल रहा है संप्रभुता का अभाव। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो सोवरन नहीं है। सोवरन नहीं है क्यों? क्योंकि इसको, ये पूरी असेंबली ही किसके तरीके से बनी है? कैबिनेट मिशन की, जो मिशन क्या है पूरी तरह से ब्रिटिश है, ब्रिटिश के द्वारा बनाया हुआ है। तो लोगों का कहना है कि भाई ये तो सोवरन है ही नहीं, बनाया ही पूरा स्ट्रक्चर है ब्रिटिश का। तो ये भी पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है भले ही ब्रिटिश के स्ट्रक्चर से बने थे लेकिन सारे इसमें इंडियंस थे। और 1947 में जैसे ही ब्रिटिश देश से जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी तरह से सोवरन हो जाती है, यानी उसको सारे डिसीजन उसने उसके बाद से खुद ही लिए, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का ब्रिटिश या किसी और का कोई प्रेशर नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या बोल रहा है? समय की बर्बादी। कुछ लोगों का कहना है कि भाई काफ़ी लंबा टाइम ले लिया, क्योंकि अमेरिका जैसा देश है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने केवल 4 महीने में कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर रख दिया था। तो ये भी गलत है, क्योंकि भाई भारत जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी पाई जाती है ना, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे जाति उपजातियाँ पाई जाती हैं देश में। और इतना बड़ा देश का संविधान बनाया गया है इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए, यानी केवल हमारे संविधान में केंद्र की बात ही नहीं की गई है, बल्कि राज्यों के लिए हर स्ट्रक्चर को बहुत अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, ताकि आगे कोई दिक्कत ना आ सके। तो इस वजह से इतना लंबा समय लगा और वो बहुत नॉर्मल था। तो ये भी बहुत वैलिड पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कांग्रेस का प्रभुत्व। ये भी कुछ लोगों का कहना है कि भाई पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस ही भरी पड़ी है। तो कांग्रेस जो है उस समय का एक बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत महत्वपूर्ण दल था, और उससे लोग अपने आप को जोड़ पाते थे। यानी कांग्रेस के जो भी नेता थे, नेहरू हुए, गांधी हुए, पटेल हुए, वो सब आम लोगों से कहीं ना कहीं जोड़ पाते थे, तो वो ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते थे, इसीलिए लोगों का जुड़ाव ज़्यादा था और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वही वहाँ पर ज़्यादा इलेक्शन जीत कर गए। तो ये भी पॉइंट इनवैलिड ही है कि कांग्रेस का प्रभुत्व था, क्योंकि अदर पार्टी के लोग भी आए थे वहाँ पे, मुस्लिम लीग भी थी, रियासतें भी थी, और भी पार्टीज़ के लोग थे, लेकिन वो पॉपुलेशन के हिसाब से थे। नेक्स्ट देखेंगे हम वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व, है ना, कि यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे के सारे वकील ही भर गए हैं, तो होना भी चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ है भाई, कानून की समझ एक आम आदमी को तो नहीं होगी, एक आम आदमी अपनी विचार बता सकता है, लेकिन कानून के जो दाव पेच है वो कानूनी व्यक्ति को ही अच्छे से आएगा। तो कहीं ना कहीं उसमें वकील ज़्यादा दिखाई देते थे, तो उसमें कोई कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि आम लोगों की को ही वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इसको भी बोला जाता है। अगला बोल रहा है हिंदुओं का प्रभुत्व की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है यहाँ पे पूरी तरह से हिंदू ही हिंदू दिखाई देते हैं, तो ये भी गलत है भाई। पूरा मुस्लिम लीग के मेंबर्स गए थे वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, और कांग्रेस में भी केवल कांग्रेस हिंदुओं को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, कांग्रेस में हर क्या बोलते हैं समुदाय के, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। तो ये भी बात पूरी तरह से गलत है कि केवल हिंदुओं का प्रभुत्व था, और बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, अगर पॉपुलेशन में 80% हिंदू हैं तो ऑब्वियस बात है कि वो ज़्यादा मेजॉरिटी उन्हीं की रहेगी, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू ही है केवल, वो नॉर्मल सी बात है कि पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा नंबर्स उनके दिखाई देंगे वहाँ पर। तो ये पूरी आलोचना आपको याद रखनी है। अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान सभा की आलोचना करिए, तो आलोचना के बारे में आप यहाँ पे बताएंगे पूरा इसको, और आलोचना में नेगेटिव ही नहीं पॉजिटिव भी दिखाना है आपको कि इन सारे प्रोविज़न होने के बावजूद भी ये चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। यहाँ पर ये पूरा इंग्लिश में दे दिया, यहाँ से इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। और ये आपका सेकंड चैप्टर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर जाए, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।